रोमांस, प्यार और फिर भरोसा। आमतौर पर रिश्ते इन्हीं पर टिकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर यही भरोसा एक हथियार बन जाए, अगर रोमांस ही एक जाल निकले, ऐसा जाल जो किसी को सीधे साइबर क्राइम की अंधेरी दुनिया में खींच ले जाए। आज हम एक ऐसी ही चौंका देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। ये जानकारी रोमांस से फिरौती तक, एक साइबर क्राइम विश्वासघात नाम के एक लेख से सामने आई है। कहानी है एक 17 साल की लड़की की। उस पर इल्जाम है कि उसने अपने 19 साल के प्रेमी को धोखा देकर म्यांमार पहुंचा दिया और वहां एक साइबर क्राइम गिरोह के हाथों बेच दिया, करीब 11 लाख रुपए में। इसके बाद उस लड़के को महीनों तक, आप सोचिए, कैद में रखा गया, बहुत टॉर्चर किया गया और दूसरों को ऑनलाइन ठगने के काम में लगा दिया गया। ये सब तब तक चला जब तक उसके परिवार ने एक मोटी रकम नहीं चुका दी। तो आज हम इसी पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और ये आजकल के साइबर अपराधों के बारे में क्या बताता है। ये अपराध लगातार ज्यादा पेचीदा और क्रूर होते जा रहे हैं। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक अकेली दुखद कहानी नहीं है। ये एक ज्यादा बड़े खतरनाक पैटर्न की तरफ इशारा करती है। ये दिखाता है कि कैसे इंसानी जज्बातों का, खासकर भरोसे और प्यार का इस्तेमाल संगठित अपराध के लिए किया जा सकता है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उन बड़े नेटवर्क्स के काम करने के तरीकों पर रोशनी डालता है, जो कमजोरियों का फायदा उठाकर सरहदों के आर पार काम करते हैं। इसके असर बहुत गहरे और परेशान करने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत होती है ग्वांगजू शहर से। वहां एक बिलियर्ड्स हॉल में ये दोनों पहली बार मिले थे। लड़की ने खुद को काफी इम्प्रेसिव तरीके से पेश किया। बताया कि उसके माँ बाप फुजियान प्रांत के बड़े अमीर व्यापारी हैं। एक ग्लैमरस, एक कामयाब बैकग्राउंड की तस्वीर बनाई। पहली नजर में तो ये किसी भी आम रोमांटिक रिश्ते जैसा ही लगता है ना, जहां दो जवान लोग मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, भरोसा बनता है। बिल्कुल, एकदम नॉर्मल शुरुआत लगती है। लेकिन यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। कुछ टाइम बाद लड़की ने लड़के को मनाया कि वो उसके साथ एक ट्रिप पर चले। बहाना ये था कि उन्हें उसके परिवार के कुछ बिजनेस एसोसिएट से मिलना है। वो सफर करते हुए थाई म्यांमार बॉर्डर के पास पहुंचे और फिर पता क्या हुआ? क्या? लड़की अचानक गायब हो गई। अच्छा। हाँ, और इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता, बॉर्डर गार्ड की वर्दी पहने कुछ हथियारबंद लोगों ने उसे घेर लिया। उसका अपहरण कर लिया गया। वो जो रोमांस का खुशनुमा माहौल था, वो पलक झपकते ही एक भयानक हकीकत में बदल गया। ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं थी, ये भरोसे का पूरी तरह टूटना था। क्या इस तरह का भावनात्मक धोखा, ये जो जाल बिछाना है, ये साइबर क्राइम की दुनिया में आम बात है? बिल्कुल। ये साइबर अपराधियों की दुनिया में एक जानी पहचानी और कह सकते हैं बेहद कारगर चाल है। इसे हनी पॉट तकनीक कहते हैं। हनी पॉट? हाँ, हनी पॉट यानी शिकार को फंसाने के लिए रोमांस या दोस्ती या किसी तरह के आकर्षण का जाल बिछाना। यहाँ लड़की की वो गढ़ी हुई अमीर पृष्ठभूमि, फिर यात्रा का झूठा बहाना और फिर बॉर्डर के पास ऐसे रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना, ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। विश्वास का इतना घिनौना इस्तेमाल। और लोकेशन भी देखिए, थाई म्यांमार बॉर्डर का वो इलाका, वो अपनी दुर्गमता और कमजोर कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो ये ऐसी अवैध गतिविधियों और संगठित अपराध के गिरोहों के लिए एक तरह से सेफ हेवन जैसा है। वहां पीड़ितों को लाना, छिपाना, ये सब आसान हो जाता है। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस 19 साल के लड़के पर क्या गुजरी होगी। किडनैप होने के बाद उसे म्यांमार में एक साइबर क्राइम कैंप ले जाया गया। उसे एक अंधेरे गंदे कमरे में बंद कर दिया और फिर शुरू हुआ असली टॉर्चर। उसे हर दिन 16 से 20 घंटे, अरे भगवान, 16 से 20 घंटे, हाँ, कंप्यूटर के सामने बैठकर ऑनलाइन स्कैम करने पर मजबूर किया गया। दूसरे लोगों को ठगने का काम। और अगर वो मना करता या धीरे काम करता तो उसे भूखा रखते थे, लोहे की छड़ों से पीटते थे। उसके कानों और कूल्हों पर इतनी बेरहमी से मारा गया कि उसकी सुनने की शक्ति का एक हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। उसका फोन, पासपोर्ट, सब कुछ छीन लिया गया था ताकि वो बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट न कर सके। पूरी तरह अकेला, बेबस। और जब हम इन साइबर क्राइम कैंप्स की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई जेल नहीं है, ये अपराध की ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्रियां हैं। पीड़ितों को जबरदस्ती स्कैम करवाने के पीछे एक पूरी प्रणाली, एक पूरा सिस्टम काम करता है। इसमें सिर्फ फिजिकल वायलेंस ही नहीं है, बल्कि भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव भी डाला जाता है। उन्हें लगातार डराया धमकाया जाता है, उनके घर वालों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है ताकि उनका हौसला पूरी तरह टूट जाए और वो चुपचाप रोबोट की तरह काम करते रहें।
ये कैंप अक्सर बहुत बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स का हिस्सा होते हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया के इन कमजोर नियंत्रण वाले सीमावर्ती इलाकों का फायदा उठाकर फल फूल रहे हैं। ये गिरोह इंसानों को बस एक चीज, एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनका शोषण करके अपना अवैध कारोबार बढ़ाते हैं। ये आज के जमाने की गुलामी का एक बहुत ही क्रूर रूप है। इस भयानक कैद और टॉर्चर के कई महीनों बाद किसी तरह उस लड़के ने हिम्मत जुटाई और अपनी बहन तक एक खुफिया मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहा। जाहिर है परिवार वाले ये जानकर सदमे में आ गए होंगे। उन्होंने उसे छुड़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की होगी। बिल्कुल। क्या हुआ फिर? काफी भागदौड़ और बातचीत के बाद जो किडनैपर्स का गिरोह था, उन्होंने उसे छोड़ने के बदले 3,50,000 युआन की भारी रकम मांगी। 3,50,000 युआन, ये इंडियन करेंसी में कितना हुआ? ये करीब 36 लाख रुपए बनते हैं। 36 लाख! बाप रे। हाँ, परिवार ने जैसे तैसे ये रकम जुटाई, चुकाई, तब जाकर उस लड़की की रिहाई हो पाई। और सोचिए, लड़की को उसे बेचने के लिए कितने मिले थे? करीब 11 लाख रुपए। हाँ। और परिवार को उसकी जान बचाने के लिए उससे 3 गुने से भी ज्यादा देने पड़े। ये जो फिरौती वाला पहलू है, ये भी इस तरह के अपराधों के काम करने के तरीके पर काफी रोशनी डालता है। पहले पीड़ित से जबरदस्ती काम करवाना और फिर उसके परिवार से फिरौती वसूलना, ये उन गिरोहों के लिए डबल मुनाफे का सौदा बन जाता है। ये साफ दिखाता है कि उनके लिए इंसान की जान या उसकी तकलीफ की कोई कीमत नहीं है। वो सिर्फ एक जरिया है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का। और रकम में ये जो इतना बड़ा फर्क है, लड़की को मिला हिस्सा और गिरोह ने जो वसूला, ये भी इशारा करता है कि इस पूरे ऑपरेशन में एक हायरार्की है। हाँ, एक सिस्टम है। बिल्कुल, जहां नीचे के लोग सिर्फ छोटा हिस्सा पाते हैं और बड़ा मुनाफा ऊपर बैठे सरगनाओं तक पहुंचता है। पीड़ित का पूरी तरह से वस्तुकरण, मतलब उसको एक चीज की तरह ट्रीट करना, यहाँ साफ नजर आता है। वो लड़का आखिरकार जून 2025 में अपने घर वापस आ पाया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ ही टाइम बाद जब वो 17 साल की लड़की थाईलैंड से छुट्टियां मनाकर चीन वापस लौटी, तो उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया गया। अच्छा, गिरफ्तार हो गई वो? हाँ, पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म मान लिया। उसने कबूल किया कि उसे अपने प्रेमी को म्यांमार में गिरोह को बेचने के बदले 11 लाख रुपए मिले थे और उसने उन पैसों का इस्तेमाल थाईलैंड में छुट्टियां मनाने और ऐश करने में किया। क्या मतलब उस पैसे से वो छुट्टियां मना रही थी? हाँ, ये विश्वासघात की हद है। ना सिर्फ किसी करीबी को इतने भयानक खतरे में डालना, बल्कि उसके बदले मिले पैसों से अपनी अय्याशी पूरी करना, ये सच में हैरान कर देने वाला है। बिल्कुल, मैं स्तब्ध हूँ। और स्रोत लेख में जो ये क्यों मायने रखता है वाले पॉइंट्स हैं, वो इस घटना के व्यापक असर को समझने में मदद करते हैं। पहला तो यही कि कैसे ये साइबर क्राइम गिरोह इंसानी भावनाओं जैसे भरोसा, प्यार और यहाँ तक कि लालच का बेरहमी से फायदा उठाते हैं। दूसरा, ये उन ऑनलाइन चलने वाली योजनाओं के खतरों को उजागर करता है, जो इन कमजोर, आसानी से पार की जा सकने वाली सरहदों के आर पार काम करती हैं। हाँ, जहाँ पकड़ना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। इन इलाकों में पीड़ितों को फंसाना, उन्हें छुपाना और फिर उनसे जबरदस्ती अवैध डिजिटल काम करवाना आसान हो जाता है। तीसरा, ये ट्रेंड दिखाता है कि कैसे पीड़ितों को ही अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया जाता है, उनसे ही स्कैम करवाए जाते हैं। और आखिर में, जो शायद सबसे अहम सवालों में से एक है, वो मानव तस्करी से जुड़े कानूनों की कमियों की ओर इशारा करता है। कमियां? किस तरह की कमियां? खासकर तब जब पीड़ित कोई वयस्क होता है। अक्सर कानूनी एजेंसियां या समाज भी ये मान लेता है कि वयस्क व्यक्ति शायद अपनी मर्जी से गया होगा या किसी लालच में फंसा होगा, और उसे तस्करी का वैसा शिकार नहीं माना जाता जैसा किसी नाबालिग को माना जाता है। इसके चलते उन्हें कानूनी सुरक्षा और सहायता मिलना मुश्किल हो जाता है। उन्हें वो सहानुभूति या बचाव नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। स्रोत में इसे परसीव्ड इम्यूनिटी कहा गया है। परसीव्ड इम्यूनिटी मतलब एक तरह की मानी हुई छूट। हाँ, एक तरह की मानी हुई छूट या बचाव जो असल में है नहीं, पर जिसके कारण वयस्क पीड़ित अक्सर न्याय से वंचित रह जाते हैं। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी चर्चा से हम क्या समझें? ये एक भयानक याद दहानी है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दुनिया में बनाया गया भरोसा कितना नाजुक हो सकता है और कैसे कोई इसका इतना घिनौना फायदा उठा सकता है। ये उन साइबर क्राइम कैंपों की क्रूर सच्चाई को सामने लाती है। वो असल में आज के ज़माने के गुलामी के अड्डे हैं,
जहां इंसानों से उनकी आज़ादी, उनकी गरिमा सब छीन ली जाती है। और ये हमें यह भी दिखाता है कि ये खतरा किसी एक देश या सीमा तक सीमित नहीं है, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इस कहानी के दिल में है। पैसे के लालच में एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ, अपने ही साथी के साथ ऐसा अकल्पनीय विश्वासघात करना और उसे इतनी भयानक तकलीफ में ढकेल देना। निश्चित रूप से। और अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो इसका एक बड़ा सबक ये है कि हमें अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन बातचीत में, खासकर नए रिश्तों में, ज्यादा सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। साथ ही ये उन जटिल कानूनी और न्यायिक चुनौतियों को भी उजागर करता है जिनका सामना हमें इस तरह के सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए करना पड़ता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये कोई एक दो घटनाएं नहीं है, ये एक बढ़ते हुए खतरनाक ट्रेंड का हिस्सा है जहां टेक्नोलॉजी, लालच और इंसानी कमजोरियों का एक घातक मिश्रण लोगों का शोषण करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक तरह से वेकअप कॉल है। वाकई ये पूरी बातचीत सोचने पर मजबूर करती है और स्रोत में वयस्क पीड़ितों और तस्करी कानूनों की कमियों का जो जिक्र है, उस पर आधारित एक आखिरी सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूँगा। ये घटना हमें इस सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि जब मानव तस्करी का शिकार कोई वयस्क होता है, खासकर कोई पुरुष, तो कानूनी सुरक्षा और सामाजिक धारणाएं किस तरह बदल जाती हैं। इन पीड़ितों को अक्सर किन अनकही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हम एक समाज के तौर पर इन चुनौतियों का समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं।